हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान में कोयले के संकट को दूर करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रायपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री निवास में एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने मीडिया से भी चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, जिसमें पर्यावरण और स्थानीय लोगों के मुद्दों का भी ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खदान अलॉट करने का काम केंद्र का है, राज्य का काम नियमों का पालन कराना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, जिससे राज्य एक बड़े संकट में फंस सकता है। इसलिए वो खुद राजस्थान की पूरी जनता की तरफ से विनती करने आए हैं। छत्तीसगढ़ से पहले भी पावर जाते रहे, कोयला ACCL के माध्यम से पूरे देश में पहुंचता है, उनके माध्यम से। लेकिन हमको पर्यावरण को भी ध्यान रखना है और स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये मैं स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, पर्यावरण का मुद्दा अपना बड़ा मुद्दा होता है। उन सब बातों को देखते हुए जो भारत सरकार ने अलॉटमेंट किए हैं वो अपना असेसमेंट करते हैं, उसके बाद में अलॉटमेंट होते हैं। राज्य सरकारों को होता है। पारसा का जो नया 5 मिलियन टन का ब्लॉक है उसकी बात हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारे ब्लॉकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट हो जाएगा वहाँ पर राजस्थान के अंदर कि 4,500 मेगावाट पावर जो प्लांट है 4,500 मेगावाट की, वो बंद हो जाएंगे। खबर रायपुर से, जहां सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर 11 मुद्दों पर चर्चा की। 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी। बचे हुए मुद्दों पर सीएम ने प्रतिनिधिमंडल से जल्द समाधान की बात कही है। बैठक के बाद सर्व आदिवासी समाज के नेता सरजू टेकाम ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा हुई है और हम संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि सीएम ने चर्चा के दौरान कहा कि सिलगेर मामले की जांच रिपोर्ट जल्द जाएगी। सारकेगुड़ा और एडसमेटा मामला कानूनी प्रक्रिया में है। पेसा कानून की ड्राफ्टिंग रिपोर्ट सीएम को मिली है। इसी तरह कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 14 पंचायतों को आरक्षित करने के मुद्दे पर सीएम ने तुरंत जांच कराने की बात कही है। सरजू टेकाम ने बताया कि कई आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा के बगैर सहमति के परियोजनाएं चल रही है। इसी तरह बस्तर क्षेत्र में पुलिस कैंप खोले जाने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री से आज हुई चर्चा को हम आंदोलन कर रहे लोगों को बताएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस पर सहमति बने। लगभग 5 मांग पर हमारी पूरी सहमति बनी है और बाकी में भी चर्चा वैसे सकारात्मक है। नहीं अगर ये कार्रवाई एक माह के अंदर नहीं होती है तो हम पुनः आएंगे, दिखाएंगे उनको भाई काम नहीं हो रहा है, हम फिर सड़क में उतर जाएंगे। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आज रायपुर में मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले पर चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मंत्री रविंद्र चौबे, राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, आबकारी मंत्री कवासी लखमा मौजूद रहे। बैठक में खैरागढ़ उपचुनाव की तैयारी और चुनाव जीतने की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि आज की बैठक चुनाव समिति की औपचारिक बैठक थी। इसमें चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई। आज से ही चुनाव समिति के तमाम पदाधिकारी और उपचुनाव के लिए नियुक्त प्रभारी खैरागढ़ में डट जाएंगे। वहीं सरकार के किए गए काम को जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू होगा। वहीं कवासी लखमा ने बताया कि खैरागढ़ में चुनाव कार्यालय खोलने को लेकर फैसला किया गया है। दूसरी तरफ खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। इस चुनाव को भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चुनाव मान के चल रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव समिति का गठन किया है, आज प्रारंभिक रूप से उसकी बैठक हम लोगों ने किया है। अब आज से अब खैरागढ़ जा रहे हैं चुनाव मैदान में। हम जीतेंगे। हमारी योजनाओं को लेकर, हमारे कार्यक्रमों को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर हम खैरागढ़ जा रहे हैं। सिर्फ कार्यालय खोलने का चर्चा हुआ है। कल कारागार खोलेंगे, गंडे में कार्यालय खोलेंगे, उसके बाद लगातार कार्यालय खोल के प्रचार प्रसार चालू करना है।
जो जो समिति जिसको जिसको बनाना है आते जाएंगे, ड्यूटी देते जाएंगे। कल से मैदान में उतरना है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा रायपुर के दौरे पर है। यहां उन्होंने राजीव भवन में महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। नेटा डिसूजा ने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। देखिए। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता सलूजा जी यहाँ मौजूद हैं। रायपुर में पहुंची जब वो राजीव भवन तो परंपरागत ढंग से उनका स्वागत किया गया, आरती उतार कर स्वागत किया गया। हम बात करते हैं, आप यहाँ रायपुर पहुंची हैं, आपका जोरदार स्वागत हुआ है और क्या एजेंडा लेकर आई हैं आप? देखिए, एजेंडा जो है संगठन के, हम परिवार के जो हमारे सदस्य है संगठन से, उनसे मिलना है। अभी खैरागढ़ का उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस लगातार उपचुनाव जीतती आई है और इस बार महिला पर भरोसा जताया है। तो महिलाओं में कितना उत्साह है छत्तीसगढ़ की, आप तो मिल रही हैं यहाँ पर, और आप महिला टीम को क्या निर्देश देंगे उस चुनाव को लेकर? मैं तो ये कहूंगी कि छत्तीसगढ़ की जो संगठन की महिलाएं खास करके बहुत ही भाग्यशाली है कि यहाँ पे हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के नेतृत्व ने, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में CM बघेल जी ने हमेशा और बहुत ही, क्योंकि पहले भी करीबन 15 महिलाएं जो है अभी वो महिलाएं हैं और करीबन 12 जो है वो संगठन से निकल के आए। और अभी भी जो उपचुनाव है वो हमारी जो महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष है उसको मौका मिला है। हमारे लिए ये गर्व की बात है और कल वहाँ पे हम कैंपेनिंग के लिए भी जा रहे हैं। अभी आज आप यहाँ पर आई हैं, तो छत्तीसगढ़ की महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को क्या टास्क देंगी मिशन 2023 के लिए? जो सरकार जो काम कर रही है, लोगों के हित का जो काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वो घर घर पहुंचाना हर महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और सदस्य की जिम्मेदारी है। वो मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, कार्यकारिणी के सदस्यों की जिम्मेदारी है, ब्लॉक अध्यक्ष हो या कोई भी पदाधिकारी जो है उनकी वो जिम्मेदारी रहेगी। तो ये थी नेता सलूजा जी और इनका कहना है कि वो छत्तीसगढ़ आई हैं और भूपेश बघेल जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए जो योजना उन्होंने शुरू की है, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का टास्क वो यहाँ की महिला कांग्रेस को देंगी। और उनका कहना है कि खैरागढ़ उपचुनाव में जो महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है कांग्रेस ने, उसको लेकर छत्तीसगढ़ की महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता और पदाधिकारी काफी उत्साहित है। कैमरामैन नारायण मारकंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। भाटापारा जनपद पंचायत अध्यक्ष संगीता मनोहर साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 20 मत पड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात रही। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग रद्द हो चुकी थी, लेकिन न्यायालय से स्टे ऑर्डर हटने के बाद आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष संगीता मनोहर साहू के खिलाफ में 20 वोट पड़े हैं। अब प्रभारी अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष सुरेंद्र यदु अध्यक्ष पद का संचालन करेंगे। जनपद पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष पर अनियमितता और इसके साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। हम लोगों ने 50 दिन तक सफ़र किया और इस दौरान बहुत सारी स्थितियों को हमने झेला। ये कारण है कि वित्तीय मामले में और विश्वास के मामले में हमारी अध्यक्ष हमारे से विश्वास खो चुकी थी। सभी ने मतदान किया। इसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 20 मत पड़े और इसके विपक्ष में 5 मत पड़े। इस प्रकार हम 20 मत पड़ने से ये अविश्वास प्रस्ताव सफल हो गया और अध्यक्ष अपने पद से हट चुकी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके सूरजपुर प्रवास पर रही। यहां वो पंडो नगर स्थित राष्ट्रपति भवन में पंडो समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। साल 1952 में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अविभाजित सरगुजा के दौरे के दौरान वो यहां पर रुके थे। इस दौरान पंडो जनजाति के लोगों ने उन्हें दत्तक पुत्र बनाया था, इसलिए इस समुदाय के लोगों ने इस स्थान को राष्ट्रपति भवन के रूप में तैयार कर उनकी यादों को संजोए रखा है। वहीं पंडो समुदाय का स्नेह प्रेम देखकर राज्यपाल भी बेहद खुश हुई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पहुंचकर अपने स्वेच्छा अनुदान से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस उन्हें सौगात में दी। वहीं पंडो जनजाति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रशासनिक पहल करने की भी बात कही। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, मैंने नाम सुना था कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, तब वो यहाँ पर आए थे और उसी समय
ये उनके लिए कमरा का निर्माण किया गया था। मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे ये उनका राष्ट्रपति भवन देखने को मिला। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था के बुरे हाल है। मामला लखनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां सिस्टम की लापरवाही से मजबूर एक पिता अपनी मासूम बेटी की लाश को कंधे पर लेकर घर जा रहा था। अस्पताल ने उसे शव वाहन तक मुहैया नहीं कराया। दरअसल अमदला का रहने वाला ईश्वर दास अपनी 7 साल की बेटी का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचा था। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र शव ले जाने के लिए शव वाहन का इंतजाम भी नहीं कर सका। ऐसे में मजबूर पिता अपनी बच्ची की लाश कंधे पर ही अपने गांव ले जाने लगा। आसपास मौजूद लोगों का दिल पसीजा और उन्होंने अपनी बाइक पर बैठाकर शव को घर तक पहुंचाया। वहीं इस मामले में डॉक्टर का कहना है कि वो शव वाहन की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन परिजन पहले ही शव ले गए। दूसरी तरफ मामले का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर सीएमएचओ ने प्रभारी बीएमओ पीएस करकेटा को पद से हटाते हुए नोटिस भेजा है। पेट दर्द कर रही 12 बजे एक बार बिहार में है 7 बजे भर्ती करो। अब का हो देखिए डॉक्टर तो का कही ठीक हो जाएगी तो कही तो का हो खून निकली आपकी। उनकी पुत्री का देहांत हुआ था तो रोने गाने में उन लोग ध्यान में थे। फिर हमारे यहाँ स्टाफ नर्स ड्यूटी स्टाफ नर्स किरण के द्वारा 8:14 पे कॉल किया गया एक बार फिर से। तब तक मृतिका को लेकर के उनके परिजन जा चुके थे। मुझे इसकी जानकारी लगी, मैंने सीएमएचओ साहब को इस बाबत बोला भी है कि इसकी जांच करें और उचित कार्रवाई अगर आवश्यकता होती है। जो लोग वहाँ जिम्मेदार हैं अगर सक्षम नहीं हैं तो उनको बदलें, दूसरे लोगों को वहाँ पर जवाबदारी दें। एक मामले की पेशी में भगवान शिव को कोर्ट तक आना पड़ा। जी हां, खबर रायगढ़ से, जहां राजस्व न्यायालय के नोटिस पर भगवान शिव पेशी के लिए पहुंचे। मामला कोहाकुंडा में एक जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर है, जिसमें कोर्ट ने शिव मंदिर सहित 10 लोगों को नोटिस जारी किया था। तहसील कार्यालय से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था, जिसका पेशी डेट आज 25 को था। तो उसमें एक 6 नंबर के कालम में शिव मंदिर का नोटिस भी था। तो शिव मंदिर और 10,000 रुपये अर्थदंड जुर्माना और 10,000 देना भी है और मंदिर खाली भी करना है। तो शिव मंदिर में तो शिव भगवान ही मिलेंगे। तो हम पूरे मोहल्ले वासी भगवान के साथ आज पेशी अटेंड करने गए थे। तो किए थे कौन सा कोर्ट में? तहसील कोर्ट में। अच्छा, क्यों ले गए थे तहसील कोर्ट में? और पेशी साहब संत बाबा का आज पेशी था। हाँ। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अविनाश, अभी तक फिल्मों में हमने देखा है कि भगवान के ऊपर केस कर दिया जाता है, लेकिन अब रियल लाइफ में भी हम देख रहे हैं कि कोर्ट में भगवान शिव की पेशी हुई है। पूरा मामला क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल फिल्मी तर्ज पर ये आज का जो पूरा दृश्य था वो तहसील न्यायालय में था। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 15 दिन पहले तहसील न्यायालय से लगभग दर्जन भर लोगों को नोटिस जारी किया गया था कि उन्होंने सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा किया है, और उस नोटिस में भगवान शिव का भी नाम था। तब भी इस मामले को IBC24 ने प्रमुखता से उठाई थी। और आज जब उसकी पेशी की तारीख थी और जिन लोगों को पेशी में उपस्थित होना था, तो उन लोगों ने अपने साथ साथ भगवान शिव की प्रतिमा थी वहां से मंदिर से लेके गए, और वो भी उन्होंने तहसील न्यायालय में भगवान शिव की प्रतिमा को रखा और उसके बाद वो अपनी बारी का इंतजार करते रहे कि सुनवाई के लिए उनका नाम आएगा और भगवान शिव का नाम आएगा और वो पेशी में उपस्थित होंगे। लोगों का ये कहना था कि जब भगवान के मंदिर का कब्जा है तो आप भगवान को नोटिस कैसे दे सकते हैं, और वो देखना चाहते थे कि नोटिस के बाद तामीली कैसे होगी इसकी, क्योंकि भगवान स्वयं तो कोर्ट में उपस्थित हो नहीं सकते। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि स्वयं न्यायालय में तहसीलदार उपस्थित नहीं थे, तो पेशी की तारीख बढ़ा दी गई और अगली बार अब 13 अप्रैल को इसकी पेशी होगी। तब देखना ही होगा कि 13 अप्रैल को किस तरह का नजारा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज लगभग 2 घंटे तक तहसील न्यायालय में जिस तरह का माहौल रहा कि लोग पूजा अर्चना करते रहे भगवान शिव की, और लोग बड़े रोचक दृष्टिकोण से इस सुनवाई का इंतजार करते रहे कि सुनवाई में आखिरकार क्या होगा। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए अविनाश। बलरामपुर जिले के सेमरसोत अभयारण्य में बांध निर्माण के नाम पर पेड़ों की कटाई के विरोध में आज करीब 800 ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकाला। दरअसल बांध निर्माण के नाम पर अभयारण्य के अंदर 200 से ज्यादा पेड़ों की कटाई कर दी गई है, जिसकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। डीएफओ की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने पैदल मार्च स्थगित किया। डीएफओ ने कहा कि इस मामले में शामिल वनपाल को हटा दिया गया है।
कि जिसके लिए हम लोग मांग कर रहे थे, जो इस अभयारण्य के कटाई में दोषी जिसके ऊपर हम लोगों ने दोष लगाया था, उससे तुरंत प्रभाव से हटाया गया है यहाँ से। और आने वाले 3 दिनों के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करेंगी मैडम, तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। विजय तिवारी जी वनपाल है यहाँ पे, और उनके द्वारा कार्य कराया गया था बांध का, तो उसमें कुछ पेड़ों की अवैध कटाई हुई थी, तो उसके विरुद्ध में शिकायत की गई थी कि उनको यहाँ से हटाया जाए। और अभी जाँच करा रहे हैं, जाँच रिपोर्ट जैसे आती है फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार आज साइट विजिट पर तिल्दा नेवरा पहुंचे। साइट विजिट के बाद उन्होंने मीडिया को एफसीआई के धान चावल की खरीदी, गोदामों के चावल स्टॉक के रखरखाव और डिपो की ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एफसीआई गोदामों के संचालन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ी है। फार्मर्स को सपोर्ट देने के लिए हमने जो चीज़ें नई टेक्निक का यूज किया है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो, हमारी जो साइंटिफिक स्टोरेज हो, नई टेक्निक से ट्रांसपेरेंसी आए। सीएमआई डिपो योजना लागू की है, जिससे कोई भी आम जनता किसी भी एफसीआई डिपो को भारत के किसी भी कोने में देख सकती है कि उस डिपो में कैसे अनाज का रखरखाव किया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।